हेलो एवरीवन। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स देखेंगे। यह वीडियो जो है हमारा क्लास 12 के लिए है और यह जो है हमारा वीडियो CA CMS CS फाउंडेशन कोर्सों के लिए है। इस वीडियो में हम लोग फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स देखेंगे। उससे पहले जो है हमने कुछ नोट्स तैयार करके रखा है। जिन लोगों को भी ये नोट्स लेना है, जिन लोगों को भी ये नोट्स लेने की आवश्यकता है, वो हमारे नीचे टेलीग्राम चैनल से ऐड हो जाइए और वहाँ से आप इस नोट्स को ले सकते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स। ये फॉर फ्यूचर जो शब्द होता है, फॉर फ्यूचर जो हमारा शब्द होता है, इसका मतलब सबसे पहले हम समझेंगे क्या होता है। ठीक है ना। फॉर फ्यूचर का मतलब होता है जब्त कर लेना। फॉर फ्यूचर का मतलब क्या होता है? जब्त कर लेना। ठीक है ना। तो इट मीन जो है हमारा शेयर्स, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कि हमारा वैसे शेयर्स जो जब्त हो गए हैं। ठीक है, देख लेते हैं इसका नोट्स की हेल्प लेकर के। कहता है कि फॉर फ्यूचर का मतलब होता है टू टेक अवे। फॉर फ्यूचर का मतलब क्या होता है? टू टेक अवे। ठीक है ना, टू टेक अवे यानी कि जब्त कर लेना। ठीक है। कहता है कि ए शेयर होल्डर्स हैव रेस्पॉन्सिबिलिटी टू पे ऑल कॉल्स मेड बाय ए कंपनी ऑन द प्रोवाइडेड टाइम। एक शेयर होल्डर्स का, एक जो शेयर होल्डर्स होता है, ठीक है, शेयर होल्डर्स का एक ड्यूटी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है? एक शेयर होल्डर्स का रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह जितने भी शेयर्स के लिए वो अप्लाई किया था उसका पेमेंट समय रहते जो है, पेमेंट को क्या करे, समय रहते वो पे कर दे। पेमेंट में टाइम रहते जो है पेमेंट को कर दे। यानी कि एक शेयर होल्डर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, शेयर होल्डर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि अपना शेयर्स को टाइम रहते पेमेंट कर दे, पेमेंट में कर दे। कब? टाइम रहते। ठीक है ना। अगर शेयर होल्डर्स जो है टाइम रहते अपना शेयर्स का पेमेंट नहीं कर पाता है, वैसी स्थिति में कंपनी अगर चाहे तो उसका शेयर्स को जब्त कर सकता है, फॉरफिट कर सकता है। ठीक है ना। देखिए वही लिखा है इसमें, ए शेयर होल्डर्स हैव रेस्पॉन्सिबिलिटी टू पे ऑल कॉल मेड ऑन कंपनी मेड बाय कंपनी ऑन प्रोवाइडेड टाइम। इफ शेयर होल्डर्स फेल टू पे अलॉटमेंट, अगर सपोज डैट, देखिए बहुत सारे शेयर होल्डर्स ऐसे होते हैं, जब हमने आपको कंपनी स्टार्ट किया होगा तो उस टाइम बताएंगे कि जब कंपनी ने एप्लीकेशन मांगा था तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो फालतू का होते हैं, वो भी अप्लाई कर देते हैं। ठीक है ना। तो देखिए क्या होता है कि फर्स्ट टाइम लोगों ने अप्लाई किया था लेकिन बाद में उन्होंने पेमेंट ही नहीं किया। एप्लीकेशन तो अप्लाई कर दिया, एप्लीकेशन के बाद उन्होंने पेमेंट ही नहीं किया, अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, फाइनल कॉल नहीं दिया, कोई भी कॉल नहीं दिया। एप्लीकेशन का तो पहले दिया था, इसके अलावा और कोई भी कॉल उसने नहीं दिया। ठीक है ना। तो इन दैट केस जो होता है, वैसे स्थिति में क्या होता है, कंपनी जो है उसका शेयर्स को जब्त कर लेते हैं। ठीक है ना। वही इसमें लिखा हुआ है कि इफ शेयर होल्डर्स फेल टू पे अलॉटमेंट और एनी अदर कॉल, अगर कोई शेयर होल्डर्स अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं करे या कोई अदर कॉल का पेमेंट ना करे ऑन प्रोवाइडेड टाइम, जो भी टाइम दिया गया है उस टाइम पर पेमेंट ना करे, द कंपनी हैज़ राइट टू फॉरफिट द शेयर्स। और तब कंपनी का अधिकार होता है कि ऐसी स्थिति में कंपनी क्या करेगा, शेयर्स को जो है वह फॉरफिट कर देगा, फॉरफिटेड हो जाएगा। बस समझ में आया। कंपनी अगर जो है चाहे तो वैसे शेयर होल्डर्स जो पेमेंट नहीं किए हैं, वैसे शेयर होल्डर्स का जो पेमेंट होगा, जितना भी पे किए होंगे ना, एप्लीकेशन का पेमेंट किए होंगे, तो उसको जब्त कर लेगा। ठीक है। द कंपनी हैज़ टू फॉलो द प्रोसीजर ऑफ AOA। इसके लिए देखिए कंपनी मनमानी नहीं कर सकता है। कंपनी ही शेयर होल्डर्स का शेयर्स को जब्त कर सकते हैं, फॉरफिट कर सकते हैं, जिन्होंने अपना AOA में, जिनका AOA यानी कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इस बात को प्रूफ करता हो। ठीक है। अगर आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, उस कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इजाज़त नहीं देता है तो इन दैट केस वह कंपनी किसी भी शेयर होल्डर्स का शेयर्स को जब्त नहीं कर सकता है। यानी कि एक कंपनी को किसी भी शेयर्स को जब्त करने के लिए उसके AOA यानी कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में यह बात उल्लेख होना चाहिए। ठीक है। अब चलिएगा हम लोग जो है इसका डेफिनेशन देखते हैं।
कहता है कि फॉरफीचर ऑफ शेयर्स मीन्स कंपलसरी टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप। जो भी लोग कंपनी का शेयर्स खरीदते हैं ना, जो भी लोग कंपनी का शेयर्स खरीदते हैं वो कंपनी का क्या होते हैं, एक मेंबर बनते हैं, ठीक है। और अगर आप पेमेंट नहीं किए हैं, शेयर्स आपने जो था, जैसे कि एज फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल पर देखिए, कंपनी ने एप्लीकेशन को अलॉट किया था, अलॉटमेंट को दिया था, फर्स्ट कॉल दिया था, सेकंड कॉल दिया था और थर्ड कॉल दिया था। इतने कॉल कंपनी ने दिया था, ठीक है। और आपने जो है उस कंपनी का मेंबर बनना चाहा, यानी कि आपको कंपनी में अपना हिस्सेदारी दिखाना चाहा, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा, कंपनी का शेयर्स खरीदना पड़ेगा, है ना। तो कंपनी का अगर आप शेयर्स खरीद रहे हैं और वैसी स्थिति में कंपनी ने आपको 5 इंस्टॉलमेंट भी दिया है पेमेंट करने का, तो आपने जो है एप्लीकेशन का पेमेंट किया, मे बी आपने अलॉटमेंट का भी पेमेंट किया, तब तक आप जो है उस कंपनी का मेंबर बने हुए हैं। अब जहां आपने कंपनी का पेमेंट करना बंद किया, यानी कि जब आपने कंपनी ने आपको फर्स्ट कॉल का डिमांड किया और आपने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, तब तक कंपनी इंतज़ार करेगा। फिर कंपनी ने जो है सेकंड कॉल भी मांगा, आपने नहीं दिया, कंपनी ने आपसे थर्ड कॉल भी मांगा, आपने नहीं दिया, तो ऐसी स्थिति में अगर कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अलाउ करता है कि आपका शेयर्स को जब्त कर ले, तो ऐसी स्थिति में आपने जो है वह क्या क्या कॉल दिया था, एप्लीकेशन का कॉल दिया था और अलॉटमेंट का कॉल दिया था, तो ये दोनों का कॉल जो है ना आपको कंपनी जब्त कर लेगा। सपोज एप्लीकेशन पर आपने जो है 50,000 दिया हो, अलॉटमेंट पर आपने जो है उस पर भी 50,000 दिया हो, इट मीन्स आपका 1 लाख जब्त हो जाएगा, ठीक है। अब यह जो है आप क्या हो गए, आप अब कंपनी का मेंबर भी नहीं बन पाए। तब तक जब तक आपने अलॉटमेंट का पेमेंट किया था तब तक आप कंपनी का मालिक थे, तब तक आप कंपनी का मेंबर थे, लेकिन जैसे ही आपने कंपनी का मेंबर, जैसे ही आपने कंपनी को पेमेंट नहीं किया है, तब से ही आपने कंपनी का मेंबरशिप हट गया, ठीक है। यानी कि फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का मतलब होता है कि मेंबरशिप को टर्मिनेट कर देना, खत्म कर देना, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू सेबी, सेबी के अनुसार, ठीक है ना, सेबी के अनुसार, सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इनके अनुसार कहा गया है कि इन्होंने कुछ गाइडलाइन जारी किए हैं जिनमें उन्होंने बताया है कि सब्सक्रिप्शन मनी मस्ट रिसीव्ड विद इन 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इंस्टॉलमेंट। अगर आपका जो है ये फर्स्ट कॉल का डिमांड किया गया, सपोज डैट फर्स्ट कॉल को आपको मांगा गया, आपके पास फर्स्ट कॉल मांगा गया 1 जनवरी 2019, ठीक है ना, 1 जनवरी 2019 को आपको फर्स्ट कॉल मांगा गया, आपको पूरे 1 साल का टाइम मिलेगा, 12 मंथ्स का टाइम मिलेगा इसका पेमेंट आपको करने के लिए, ठीक है। और अगर आप 12 मंथ तक पेमेंट नहीं करते हैं तब कंपनी आपका शेयर्स को फॉरफिट कर सकता है। यानी कि सेबी का गाइडलाइन में यह लिखा गया है कि सब्सक्रिप्शन मनी रिसीव्ड विद इन 12 मंथ फ्रॉम द मस्ट रिसीव्ड, कहता है कि जो सब्सक्रिप्शन मनी होगा 12 महीने के अंदर में रिसीव हो जाना चाहिए। इफ शेयर होल्डर्स फेल टू पे द कॉल मनी, अगर शेयर होल्डर जो है वह नहीं दे पाया, अगर शेयर होल्डर जो है वह फर्स्ट कॉल नहीं दे पाया, सेकेंड कॉल नहीं दे पाया, थर्ड कॉल नहीं दे पाया, यानी कि इफ शेयर होल्डर्स फेल टू पे द कॉल मनी, या अलॉटमेंट भी हो जाएगा उसमें, है ना, कॉल मनी पेड अमाउंट विल बी, पेड अमाउंट ऑफ शेयर्स विल बी फॉरफिटेड। तो आपका जो है जो पे अमाउंट किए थे, आपने एप्लीकेशन पर पे किया था, अलॉटमेंट पर पे किया था, है ना, इट मीन्स आपने 1 लाख पे किया था और यह आपका क्या हो जाएगा, फॉरफिट हो जाएगा, यानी कि जब्त कर लिया जाएगा, ठीक है। इस तरह से जो होता है हमारा सेबी का गाइडलाइन है। अब हम लोग आगे देखते हैं अकाउंट के बारे में। अब हम लोग जो है अकाउंट्स के बारे में देखेंगे, ठीक है ना, कि इसमें जो है सेबी के अकॉर्डिंग जो है जब फॉरफिटर ऑफ शेयर्स होता है तो कौन से अकाउंट बनते हैं, किस तरह के अकाउंट इसमें हम लोगों को बनाया जाता है, ठीक है। ये हो गए हमारा अकाउंट,
देखिएगा, अकाउंट्स के बारे में कहता है कि व्हेन शेयर्स ऑफ शेयर होल्डर्स आर फॉरफिटेड, जब शेयर्स जो होता है जब्त कर लिया जाता है, शेयर्स कैपिटल अकाउंट ऑफ सच शेयर होल्डर्स इज क्लोज्ड। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हर एक जर्नल एंट्री के लिए जो होता है, आपने हर एक क्या बोलते हैं, हर एक इंस्टॉलमेंट को आप शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करते थे, होता था ना शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र। तो ऐसी स्थिति में अब आपका जो है शेयर होल्डर जो होंगे, व्हेन शेयर्स ऑफ शेयर होल्डर आर फॉरफिटेड, जब शेयर होल्डर का शेयर्स को जब्त कर लिया जाता है, शेयर्स कैपिटल अकाउंट ऑफ सच शेयर होल्डर इज क्लोज्ड, वैसे शेयर होल्डर्स का कैपिटल अकाउंट को बंद कर दिया जाता है। एंड अमाउंट ऑफ दोज आर पुट इनटू न्यूली ओपनड अकाउंट, और जो भी उनके अंदर अमाउंट थे ना, उसको एक नया अकाउंट खोला जाता है, उसके लिए एक नया अकाउंट खोला जाता है, और उस अकाउंट का नाम है आपका फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। ठीक है, और आपका जो शेयर कैपिटल में जितना भी रुपया डाला हुआ था, वो सभी रुपया आपको यही अकाउंट में डाल दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि फॉरफिटेड शेयर्स कैपिटल अकाउंट में आपका वैसे शेयर होल्डर्स जिन्होंने पेमेंट नहीं किया था, फेल टू पे शेयर्स, है ना, तो उन लोगों का अमाउंट जो है फॉरफिटेड शेयर कैपिटल शेयर का अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना, हम लोगों को शेयर होल्डर्स को क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे वो भी देख लेते हैं। इफ़ेक्ट्स, यानी कि अब हम लोग बात करेंगे इफ़ेक्ट की, ठीक है ना, क्या प्रभाव पड़ सकता है। देखिएगा, नेम ऑफ डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर्स इज रिमूव्ड फ्रॉम द रजिस्टर्ड, वैसे लोग, वैसे शेयर होल्डर्स जिन्होंने फेल टू पे शेयर्स अमाउंट, वैसे शेयर होल्डर जिन्होंने शेयर्स अमाउंट नहीं दे पाया था, उनका नाम रजिस्टर से रिमूव हो जाता है। क्या होता है, रिमूव द नेम फ्रॉम रजिस्टर, रजिस्टर से उनका नाम हटा दिया जाता है। पहला प्रभाव पड़ा, क्योंकि आप तो मेंबरशिप ही अब नहीं बन है, आप मेंबर ही नहीं है, तो इसलिए आपका नाम हटा दिया जाएगा। फॉरफिटेड शेयर्स आर सीज्ड, जितना भी आपका जो फॉरफिटेड शेयर्स था, जितना भी आपने पेमेंट किया था ना, वो सभी को जब्त कर लेगा। ठीक है, फॉरफिटेड शेयर्स को क्या हो जाता है, सीज्ड हो जाता है। ठीक है, और अगर फॉरफिटेड शेयर्स जो सीज हो जाता है, इट मीन जो है आपका कैपिटल रिड्यूस हो जाएगा। ये भी एक बहुत ही बड़ा नुकसान होता है, यानी कि आपका जो शेयर्स कैपिटल होते हैं रिड्यूस इन शेयर कैपिटल। इससे एक बड़ा नुकसान यह है कि अगर आपका शेयर्स को फॉरफिटेड शेयर्स को जब्त कर लिया जाता है, सीज कर लिया जाता है, तो वैसे स्थिति में आपका जो है शेयर कैपिटल जो है वह डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर्स विल लॉस ऑल राइट इन द कंपनी। ठीक है, जितने भी अधिकार उनको मिले हैं वो सभी खत्म हो जाएगा। लॉस द राइट इन ए कंपनी, कंपनी में उनको जितने भी अधिकार मिले थे वो सभी अधिकार उनको खत्म हो जाएगा, अब नहीं मिल पाएगा। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट विल बी शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। फॉरफिटेड जो भी अमाउंट होगा ना, जो भी फॉरफिटेड अमाउंट होगा, अकाउंट होगा, उसको कहाँ दिखाया जाएगा, शोन इन लायबिलिटी साइड। ठीक है, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का हम लोग, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में हम लोग उसको दिखाना पड़ेगा, हम लोग उसको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखा देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं। तो आगे में हम लोग देखेंगे प्रोसेस फॉरफिटेड ऑफ शेयर का प्रक्रिया क्या है, किस तरह से शेयर्स को फॉरफिट किया जाता है, प्रोसेस उसका क्या होता है। कहता है कि अकॉर्डिंग टू टेबल एफ ऑफ कंपनी एक्ट 2013 द प्रोसेस आर एज फॉलोस। हमारा जो कंपनी एक्ट का जो टेबल एफ है, टेबल एफ कंपनी एक्ट 2013, इसके अंतर्गत
टेबल F में यह बात उल्लेख किया गया है कि हमारा जो शेयर्स है जिसमें इसमें यह बात को उल्लेख किया गया है कि AOA मस्ट एम्पावर द कंपनी टू फॉरफिट द शेयर। क्या AOA क्या होना चाहिए? मस्ट एम्पावर, यानी कि अधिकार देना, एम्पावर द कंपनी टू फॉरफिट द शेयर्स, यानी कि कंपनी AOA आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में यह अधिकार उल्लेख होना चाहिए कि कोई भी वह कंपनी जो है शेयर्स को जब्त कर सकता है। ठीक है ना, पहला बात यह आप पे ध्यान देना पड़ेगा। ए क्लियर 14 days नोटिस मस्ट बी गिवन टू डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर्स। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में क्या? नोटिस मस्ट बी गिवन 14 दिन पहले। अगर कोई भी किसी भी शेयर होल्डर्स का शेयर्स को जब्त कर रहे हैं तो ऐसे स्थिति में जब्त करने से पहले 14 दिन पहले आपको उसके बारे में नोटिस देना पड़ेगा। शेयर होल्डर्स को नोटिस देना पड़ेगा कि हम आपका शेयर जो है, हमारी कंपनी आपका शेयर्स को जब्त कर रही है। थर्ड पॉइंट में देखते हैं, इट मस्ट बी रिटन अबाउट फॉरफीचरिंग ऑफ शेयर्स इन द नोटिस। देखिए, नोटिस में यह बात जरूर उल्लेख होना चाहिए कि आपका शेयर जो है वो फॉरफिटर हो जाएगा। मस्ट बी रिटन लिखा हुआ होना चाहिए इन नोटिस अबाउट फॉरफिटरिंग, है ना, फॉरफीचर हो रहा है, इसके बारे में आपको नोटिस में मस्ट ये होना चाहिए। फिर आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 4 में, प्रोसेस मस्ट पास फ्रॉम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ऐसा नहीं हो कि आपका कंपनी का जो मैनेजर हो या स्टाफ हो वो चाहे तो किसी का शेयर्स को जब्त कर सकता है, यानी कि जो बिल होगा, प्रक्रिया जो होगा, प्रोसेस जो होगा वह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा पास किया हुआ होना चाहिए, यानी कि BOD के द्वारा प्रोसेस ऑफ forfeited shares must be passed from बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है ना, जो भी प्रोसेस होगा ना, जैसे कि पास जरूर होना चाहिए, प्रोसेस ऑफ फॉरफिटिंग शेयर मस्ट बी पास फ्रॉम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उस पर हामी भरेगा, तभी हम लोग जो है शेयर्स को फॉरफिट कर सकते हैं। कोई दिक्कत? अब हम लोग जो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखेंगे, इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ये हो गया हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। किस तरह से हम लोग अकाउंट को ट्रीट करेंगे जब हमारा शेयर्स को फॉरफिट हो जाएगा, फॉरफिटेड हो जाएगा, तो वैसी स्थिति में हम लोग किस तरह से इसका ट्रीटमेंट करेंगे। फॉरफिटेड ऑफ शेयर्स एट पार, जब शेयर्स को पार वैल्यू पर इशू किया गया था, जब शेयर्स को पार वैल्यू पर इशू किया गया था और शेयर्स को हमने जब्त कर लिया। नंबर ए, एट पार वैल्यू, अगर आपका शेयर्स पार वैल्यू पर इशू किया था आपने और आपने शेयर्स को जब्त किया, तो वैसी स्थिति में आप क्या लिखिएगा? जर्नल एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट टू शेयर कॉल अकाउंट। देखिएगा, इसके बारे में थोड़ा सा समझिएगा। आपका जो है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। ठीक है ना, जो भी शेयर्स आपने जब्त कर लिया है ना, वो उसको हम लोग लिखेंगे टू शेयर कॉल अकाउंट, यानी कि जो कॉल नहीं दे पाया, अनपेड कॉल होगा ना, उसको हम लोग इसमें लिखेंगे। यानी कि देखिए किस तरह से होगा। अगर सपोज डैट, एक छोटा सा एग्जांपल, सपोज डैट XYZ लिमिटेड कंपनी था, ठीक है ना, जिसने 10,000 शेयर्स को इशू किया था एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़ ईच। कोई दिक्कत नहीं है। जिस पर आपका जो था, आपका
₹2 एप्लीकेशन पर था, ₹3 अलॉटमेंट पर था, ₹3 फर्स्ट कॉल पर था, ₹2 जो था आपका फाइनल कॉल पर था। ठीक है, एक शेयर होल्डर्स जो था उसने फर्स्ट एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल ये तीनों का पेमेंट कर दिया था। तो बताइएगा, देखिएगा ज़रा, ये तीनों का पेमेंट उसने कर दिया था, तो इट मीन्स उसने कितना रुपया जमा किया होगा जो जब्त हो जाएगा। कितना रुपया जब्त होगा? तीनों जो है पेमेंट कर दिया था, तो ये तो इन्हें तो जब्त हो जाएगा, है ना। तो एप्लीकेशन पर कितना जब्त हो जाएगा? 20,000 रुपया जब्त हो जाएगा ना। 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 2 बराबर 20,000। अलॉटमेंट पर कितना था? 3 था, यानी कि 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 3 इक्वल टू 30,000। ठीक है, और इस पर फर्स्ट कॉल पर कितना था? फर्स्ट कॉल पर भी 3 था, यानी कि इस पर भी 3, यानी कि 30,000। यानी कि टोटल कितना रुपया जब्त हो जाएगा उसका? 80,000 रुपया जो है जब्त हो जाएगा, है ना। तो हम लोग इसमें लिख देंगे 80,000। ठीक है, अब कितना रुपया वो नहीं दे पाया, तो अब फाइनल कॉल नहीं दे पाया था। फाइनल कॉल पर कितना था? 2, यानी कि 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 2, यानी कि 20,000 रुपया जो है वह नहीं दे पाया। तो जो कॉल नहीं दे पाया है ना, उसको लिखेंगे यहाँ शेयर फाइनल कॉल कर देंगे। ऐसी स्थिति में हम लोग क्या कर देंगे? शेयर फाइनल कॉल। अगर फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल दोनों नहीं देता तो शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर फाइनल कॉल लिख देते हैं। ठीक है ना। और फिर ये दोनों को ऐड करके हम जो है इसमें दिखा देंगे। और हमारा नरेशन क्या हो जाएगा? बीइंग शेयर्स फॉरफिटेड। शेयर्स को हमने क्या कर दिया है? फॉरफिट कर दिया ड्यू टू नन पेमेंट ऑफ जो भी कॉल होगा। यहाँ पर कौन सा कॉल था? फाइनल कॉल था, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर लिख देंगे फाइनल कॉल। कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिएगा नोट में यहाँ पर कहता है कि इफ अनपेड कॉल हैव बीन ट्रांसफर्ड टू कॉल इन एरियर। अगर अनपेड कॉल जो था, अगर इसको कॉल इन एरियर में ट्रांसफ़र कर दिया गया, ठीक है ना, क्योंकि हमको जब्त करने के लिए कितने समय चाहिए? 1 साल चाहिए, 12 महीना तक हमको इंतजार करना है। तो ऐसी स्थिति में तब तक हम क्या मान करके चलेंगे? ये जो हमारा कॉल इन एरियर है ना। तो अगर अनपेड कॉल को कॉल इन एरियर में हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो वैसी स्थिति में अगर हमने ट्रांसफ़र कर दिया होगा, पहले अनपेड कॉल को हमने कॉल इन एरियर में ट्रांसफ़र कर दिए थे, तो वैसी स्थिति में शेयर्स कॉल इन ही लिखेंगे। यहाँ पर हम लोग कॉल इन एरियर लिख देंगे। बस समझ में? ऐसी स्थिति पे फिर हम लोग क्या लिख देंगे? कॉल इन एरियर। यानी कि हमारे लिए जर्नल एंट्री क्या बन करके आएंगे? शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल्स अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। ठीक है ना, शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट और टू कॉल इन एरियर हो जाएगा। इस तरह से हमारा एंट्री हो जाएगा। ठीक है, ये कब एंट्री होगा? जब हमारा अनपेड कॉल को हम शेयर्स फाइनल अनपेड कॉल को हम कहाँ? कॉल इन एरियर में ट्रांसफ़र कर दिए होंगे। चलिएगा अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं पॉइंट नंबर बी में। ठीक है ना, पॉइंट नंबर बी में हमारा कहता है, हम लोग देख रहे थे अकाउंटिंग प्रोसेस ट्रीटमेंट किस तरह से ट्रीट किया जाता है। ठीक है, फॉरफिटेड ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। जब हमारा शेयर्स डिस्काउंट पर इशू किया गया था और वैसे स्थिति में हमने फॉरफिट किया है, जब्त किया है, तो इसके लिए हमारे पास जर्नल एंट्री जो बन करके आता है वह जर्नल एंट्री होगा शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है ना, शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन शेयर्स अकाउंट। शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन शेयर्स अकाउंट टू शेयर्स कॉल अकाउंट, जो भी कॉल हमने अनपेड हमारा था, और टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। ठीक है ना, ये हमारे पास जर्नल एंट्री बन करके आते हैं। जब हमारा शेयर्स डिस्काउंट पर
हमारा जो है जब शेयर्स को हमने डिस्काउंट पर इशू किया था और वह शेयर्स हमारा जब्त हो जाए, वैसे स्थिति में हमारे पास जर्नल एंट्री क्या बन करके आता है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन शेयर्स कैपिटल अकाउंट टू डिस्काउंट ऑन शेयर्स अकाउंट टू शेयर्स कॉल अकाउंट टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। ठीक है ना, जितना भी हमने डिस्काउंट हमारा जो था, ठीक है ना, जितना भी हमारा डिस्काउंट था वह डिस्काउंट इसमें जाएगा, जो भी अनपेड कॉल था वह इसमें जाएगा, और जो हमारा फॉरफिट हो गया, जब्त हो गया है, जो पेमेंट हो गया था वो इसमें जाएगा। और ये तीनों को ऐड करके हम लोग किस में लिख देंगे, शेयर कैपिटल में लिख देंगे। ठीक है, अब फिर इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं पॉइंट नंबर सी की तरफ। पॉइंट नंबर सी में हमारा कहता है कि व्हेन शेयर्स को हम लोग व्हेन शेयर्स प्रीमियम अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन फॉरफिटर, जब फॉरफिट कर रहे हैं वैसी स्थिति में हमारा प्रीमियम का पेमेंट नहीं रिसीव हुआ। देखिए ये कब स्थिति होता है, जब आपने शेयर्स को प्रीमियम पर इशू किया, ठीक है ना, जब शेयर्स को आपने प्रीमियम पर इशू किया और आपका शेयर्स जो था प्रीमियम का अमाउंट रिसीव नहीं हो पाया था और वैसे स्थिति में आपने जब्त कर लिया, तो हमारा जर्नल एंट्री बन करके आता है और वह जर्नल एंट्री को हम लोग कहते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या कहते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। ठीक है ना, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। देखिएगा इसके बारे में थोड़ा सा समझिएगा। कहता है कि जब आपका शेयर्स जो था वह प्रीमियम पर इशू किया गया था और वह जो है प्रीमियम का पेमेंट आपको रिसीव नहीं हुआ था, तो जर्नल एंट्री हो जाएगा शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट, जो भी कॉल आपका बकाया रह गया था वो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। जितना भी आपका प्रीमियम का अमाउंट होगा वह प्रीमियम का अमाउंट डेबिट में जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो भी कॉल पर आपने पेमेंट नहीं दिया है वो जो है हमारा शेयर्स कॉल पर जाएगा। सपोज अलॉटमेंट हो गया, फर्स्ट कॉल हो गया, फाइनल कॉल हो गया। शेयर अलॉटमेंट का अगर आपने पेमेंट नहीं किया हो तो इस पर लिखाएगा, है ना। अगर जितना भी आपने जब्त कर लिया है, आपका जितना भी पेमेंट कर लिया, सपोज एप्लीकेशन पर ही आपने पेमेंट किया था, अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, फाइनल कॉल नहीं दिया, तो अलॉटमेंट पर तो इसमें जाएगा, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल नहीं दिया तो उसमें जाएगा, और जिस आपने एप्लीकेशन पर दिया है तो एप्लीकेशन को इसमें जाएगा। यानी कि ये तीनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, ये तीनों को ऐड कर देंगे और इसमें से घटा देंगे, जितना आएगा वो आपका चला जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट में। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नोट इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें एक नोट है कि कहता है कि इन केस कंपनी मेंटेन कॉल इन एरियर, अगर जो है कंपनी ने क्या करता है, मेंटेन कॉल इन एरियर को कंपनी मेंटेन करता है, वैसे स्थिति में हमारे पास जर्नल एंट्री जो है वह क्या बन करके आएंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट टू कॉल इन एरियर अकाउंट। ठीक है, टू कॉल इन एरियर अकाउंट। जब हम लोग शेयर्स को हम फॉर प्रीमियम पर इशू किए थे ना, तो वैसे स्थिति में हमारा कंपनी जो था कॉल इन एरियर को मेंटेन करता था, तो वैसे स्थिति में हमारे पास जर्नल एंट्री बन करके आएंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट टू कॉल इन एरियर अकाउंट।
जितना भी फॉरफिटेड हो गया है, जब्त हो गया वो इसमें जाएगा आपका, और जितना भी आपका बकाया था कॉलेज एरियर था वो इसमें जाएगा, क्योंकि कॉलेज एरियर तो आपने पहले ही मेंटेन कर चुका तो उसका मालूम होगा अमाउंट आपको, इसमें जाएगा। और ये दोनों को ऐड करके हम जो है शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे, शेयर कैपिटल में डाल देंगे, ठीक है। और इसके बाद फिर हमारा एक छोटा सा एंट्री जो है और बच जाता है, एंट्री नंबर डी, उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। उससे पहले हम इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, एंट्री नंबर डी को बनाने से पहले। देखिएगा एंट्री नंबर डी में हमारा कहता है कि एंट्री नंबर डी में कि व्हेन सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट हैज़ बीन रिसीव्ड, जब सिक्योरिटी प्रीमियम का पेमेंट जो है हम लोगों को रिसीव हो गया है, तो ऐसी स्थिति में जर्नल एंट्री बनेगा आपका शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट टू शेयर्स कॉल अकाउंट। ये हमारे पास जर्नल एंट्री बन करके आएंगे। जब आपका सिक्योरिटी प्रीमियम का पेमेंट जो था अमाउंट आपको रिसीव हो गया था, तो ऐसी स्थिति में हमारे पास जर्नल एंट्री बन के आएगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट टू शेयर्स कॉल अकाउंट। जितना भी शेयर्स आपका जब्त हो गया है वो इसमें जाएगा, जितना भी आपका अनपेड है यानी कि जिस पे आपने पे नहीं किया है वो इसके सामने जाएगा, और ये दोनों को ऐड करके हम शेयर कैपिटल में डाल देंगे, ठीक है। और इस तरह से हमारा आज का वीडियो जो है वह समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।